हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 29 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का एजुकेशन का पेपर है और आपके पेपर का नेम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका बीए फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन का पेपर है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए थे वही मैंने आपकी इस वीडियो में लिए। लगभग 28 से 29 क्वेश्चन है जिसमें आपकी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चन मैंने लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको अति लघु क्वेश्चन कराऊंगी, फिर लघु और उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, मैंने आपके अति लघु में जो आंसर दिए वो इस तरीके से दिया है कि अगर आपका ये क्वेश्चन लघु में भी आ जाएगा तो आप आराम से उसका आंसर लिख पाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखिए। यह आपसे ये भी पूछ सकता है शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। दोनों का आंसर आपका एक ही होगा। अब आप आंसर देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार, रुचि, बुद्धि, स्मृति तथा सीखने की प्रक्रिया और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक आवश्यकताओं को समझने और प्रभावी शिक्षण विधि अपनाने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा को बालक केंद्रित बनाता है तथा शिक्षण को सरल, रोचक और उपयोगी बनाता है। बालक केंद्रित का मतलब ये होता है कि जब कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चे को जिस तरीके से समझ आएगा वो उसी तरीके से उसको पढ़ाएगा। मतलब बच्चा उसकी प्रायोरिटी में है, उसको अपना सिलेबस नहीं ख़त्म करना है। बच्चे को समझ कैसे आएगा वो उस विधि से पढ़ाएगा। यानी कि बालक केंद्र में होता है कि बालक को आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए, बस बालक को आए। इसलिए ये शिक्षा आपकी बालक केंद्रित होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की विवेचना कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, जबकि मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण, अधिगम और बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा शिक्षा को प्रभावी बनाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया तथा बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा और पेपर में आप इसको लिख के जरूर आइएगा, आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इसका अर्थ है कि ये शिक्षा की प्रक्रिया में गुजरने वाले व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह शिक्षक को प्रभावी शिक्षण तथा विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायता देता है। फ्रेंड्स, आपको बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना उतना ही ज़्यादा मुझे जुकाम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है। वैसे कोशिश मैं करूँगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर फिर भी आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है तो उसके लिए सॉरी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास होता है। ये मनुष्य को समाज में उचित ढंग से जीवन जीने योग्य बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और सामाजिक उन्नति होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की अवधारणा को बताइए। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं, स्मृति, सीखना तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान मानव के मानसिक जीवन को समझने में सहायता करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अधिगम को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल और नई आदतें प्राप्त करता है। अधिगम व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण एवं अधिगम में समानताएं लिखिए। शिक्षण और अधिगम दोनों शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षण के बिना अधिगम अधूरा है तथा अधिगम के बिना शिक्षण का कोई महत्व नहीं है।
दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इनमें शिक्षक और विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। दोनों का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संवेदना क्या है? संवेदना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी उद्दीपनों का प्रथम अनुभव होता है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ द्वारा प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क ग्रहण करता है। फिर आपका इसमें आगे है, संवेदना ज्ञान प्राप्ति का प्रारंभिक चरण है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, चिंतन को परिभाषित कीजिए। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, विचार या परिस्थिति पर विचार करता है। इसमें तर्क, विश्लेषण और निर्णय शामिल होते हैं। चिंतन व्यक्ति को समस्या समाधान तथा सही निर्णय लेने में सहायता करता है। दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी क्लास होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, वैसे तो ये 40 मिनट की मुश्किल से क्लास होगी, क्या पता आधे घंटे में ख़त्म हो जाए। आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो और जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी। बस आप परसों तक इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपका आराम से पूरा काम हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आदत क्या है? आदत वह व्यवहार है जो बार बार अभ्यास करने से स्वाभाविक बन जाता है। अच्छी आदतें व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को बेहतर बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हानिकारक होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य अच्छी आदतों का विकास करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर तथा व्यवहार को समझ पाता है। ये उपयुक्त शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम निर्माण और अनुशासन व्यवस्था में सहायता करता है। मनोविज्ञान सीखने की समस्याओं का समाधान करने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा क्या है? अब इसका आंसर देखिए। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये व्यक्ति के व्यवहार को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। शिक्षा में प्रेरणा का विशेष महत्व है क्योंकि प्रेरित विद्यार्थी अधिक रुचि और उत्साह से सीखते हैं। शिक्षक पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतियोगिता तथा रुचिकर शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा सीखने की गति और सफलता को बढ़ाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, विचार या कार्य पर अपने मन को केंद्रित करता है। ध्यान के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं है। शिक्षा में शिक्षक का प्रयास होता है कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित किया जाए। आपका रुचिकर शिक्षण, चित्र, उदाहरण और प्रश्नोत्तर विधि, ये सब आपका ध्यान बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं और ध्यान से सीखने की क्षमता तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है? आंसर देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का समन्वित रूप है जो उसे दूसरों से अलग पहचान देता है। व्यक्तित्व में व्यवहार, आदतें, रुचियाँ, विचार तथा भावनाएं शामिल होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। विद्यालय, परिवार और समाज में व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें थकान से आप क्या समझते हैं? आंसर, थकान वह शारीरिक या मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति कार्य करते करते कमजोरी, ऊब और कार्य क्षमता में कमी अनुभव करता है। अधिक परिश्रम, तनाव या लगातार कार्य करने से थकान उत्पन्न होती है। विश्राम, संतुलित आहार और नींद से थकान दूर होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकार लिखिए। अभिप्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। जब व्यक्ति स्वयं की रुचि और इच्छा से कार्य करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या प्रतिस्पर्धा के कारण कार्य करता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समायोजन को संक्षेप में बताइए। समायोजन के और क्षेत्र बताइए कि क्या क्या क्षेत्र है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित करता है। यह व्यक्ति को तनाव और संघर्ष से बचाने में सहायता करता है। अब आप समायोजन के क्षेत्र देख लीजिए। पारिवारिक समायोजन, सामाजिक समायोजन
और इसमें फिर आपका अगला है विद्यालयी समायोजन, भावनात्मक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन। अब आपके आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 17 मैंने आपको अति लघु कराए, अब आपके आगे है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है सीखने के नियमों का वर्णन कीजिए। आंसर, सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। यह नियम अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। प्रमुख नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला आप देखिए नियम तत्परता का नियम। जब विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो अधिगम शीघ्र होता है। सेकंड है आपका अभ्यास का नियम। बार बार अभ्यास करने से सीखना स्थायी हो जाता है। तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। सुखद अनुभव सीखने को मजबूत बनाते हैं जबकि दुखद अनुभव अधिगम को कमजोर करते हैं। फिर आपका लास्ट है निकटता का नियम। जो बातें निकट समय में सीखी जाती हैं वे अधिक याद रहती हैं। तो ये थे आपके सीखने के नियम। इसी में आप आगे देख लीजिए। इन नियमों का उपयोग करके शिक्षक शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बना सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति निम्नलिखित है। अब हम लोग इसकी प्रकृति देख लेते हैं। यह वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें निरीक्षण और प्रयोग का उपयोग होता है। सेकंड पॉइंट, यह व्यवहारिक विषय है क्योंकि इसका प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका ये बालक केंद्रित है क्योंकि इसमें बालक के व्यवहार और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका ये गतिशील विषय है क्योंकि इसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका ये शिक्षा की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और उपयोगी बनाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का चिंतन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विचार और तर्क करता है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला है आपका प्रत्यक्ष चिंतन, दूसरा है आपका कल्पनात्मक चिंतन, तीसरा है आपका तार्किक चिंतन, चौथा है आपका सृजनात्मक चिंतन और पांचवा है आपका आलोचनात्मक चिंतन। अब इसके अंदर देख लीजिए क्योंकि लघु का है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। प्रत्यक्ष चिंतन क्या है? प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित चिंतन। दूसरा है आपका कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना के आधार पर विचार करना। तीसरा है आपका तार्किक चिंतन, तर्क और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। चौथा है आपका सृजनात्मक चिंतन, नए विचार और नवीन समाधान उत्पन्न करना। पांचवा है आपका आलोचनात्मक चिंतन, इसमें है आपका किसी विषय का गहराई से विश्लेषण करना। अब इसमें देख लीजिए लास्ट की दो लाइनें आपको क्या लिखना है। चिंतन व्यक्ति को समस्या समाधान, निर्णय लेने और ज्ञान वृद्धि में सहायता करता है। शिक्षा में तार्किक एवं सृजनात्मक चिंतन का विशेष महत्व है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं बताइए। आंसर, सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो नए विचार उत्पन्न करने और समस्याओं के नए समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। उनमें नवीनता की भावना होती है। सेकंड पॉइंट, वे जिज्ञासु और कल्पनाशील होते हैं। थर्ड, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। फोर्थ आपका समस्याओं का अलग ढंग से समाधान करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। छठा पॉइंट है आपका वे नए प्रयोग करने में रुचि रखते हैं। लास्ट पॉइंट आपका वे सामान्य बालकों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। अब देख लीजिए लास्ट में आपको जो दो लाइनें लिखनी है। शिक्षक को ऐसे बालकों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके। जब भी आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो लास्ट में ये दो लाइन जरूर लिखा करिए। इससे एग्जामिनर का थोड़ा सा अलग नज़रिया बनता है कि इस बच्चे ने निष्कर्ष भी लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में मानसिक विकास पर प्रकाश डालिए। आंसर, शैशवावस्था जन्म से लगभग 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक धीरे धीरे भाषा सीखता है तथा स्मृति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा अधिक सीखता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह आसपास की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से उसका बौद्धिक विकास होता है। इसी में आपको आगे लिखना है शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवस्था में प्रेमपूर्ण वातावरण, उचित मार्गदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि बालक का मानसिक विकास संतुलित रूप से हो सके। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि के गुणों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब आप आंसर देख लीजिए।
प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए कि इसके गुण कौन कौन से हैं। ये वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि है। दूसरा आपका इसमें परिणामों की सत्यता अधिक होती है। तीसरा गुण देख लीजिए, कारण और परिणाम के संबंध का स्पष्ट ज्ञान होता है। चौथा, प्रयोग को पुनः दोहराया जा सकता है। पांचवा, इसमें निरीक्षण और मापन संभव होता है। छठा पॉइंट, ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन को बढ़ावा देती है। इसी में आप देख लीजिए कि आप निष्कर्ष में 2 लाइन क्या लिखेंगे। इस विधि का उपयोग शिक्षा और मनोविज्ञान में विधियों के व्यवहार तथा अधिगम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। आंसर, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है एक अधिगम का दूसरे अधिगम पर प्रभाव पड़ना। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला है आपका सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक सीख दूसरी सीख में सहायता करती है उसे हम लोग सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब आप सकारात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपने जनरली देखा होगा, लोग कहते हैं कि जिनको साइकिल चलाना आता है वो स्कूटी आराम से चला लेंगे और मोटरसाइकिल भी चला लेंगे। तो वही इसका एग्जाम्पल है। साइकिल चलाना सीखने से मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है। यानी कि आपने एक काम किया तो दूसरे पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर आपका तीसरा स्थानांतरण है नकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व सीख नई सीख पर बाधा उत्पन्न करे, यानी कि आपने पहले से कुछ सीखा है और जब आप दोबारा कुछ सीख रहे हैं तो आपको पहली सीख जो आपने सीखी थी उसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हिंदी टाइपिंग का प्रभाव अंग्रेजी टाइपिंग पर पड़ना। जनरली जिनको हिंदी टाइपिंग आती है, जब वो अंग्रेजी टाइपिंग करते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। फिर आपका तीसरा है इसमें शून्य स्थानांतरण। जब एक सीख का दूसरी सीख पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी कि दोनों एकदम अलग अलग होती हैं, तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। अब आप देख लीजिए निष्कर्ष, शिक्षण में सकारात्मक स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। मतलब कि हमें उस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए या उस तरह की चीज़ें सीखनी चाहिए जो आगे हमें जब कोई नई चीज़ सीखे तो उसमें सहायता प्रदान करे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के कारकों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता किन किन कारणों से होती है। जैसे मैं और आप जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं सब अलग अलग तरीके के होंगे, मतलब सबके गुण अलग होंगे, सब लोग दिखते अलग तरीके के होंगे, सबके व्यवहार अलग तरीके के होंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये सब किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण तो आपका वंशानुक्रम होता है, क्योंकि मेरे माता पिता दूसरे हैं, आपके दूसरे हैं, तो आपके माता पिता से आप में कुछ गुण आए, मेरे माता पिता से मुझ में कुछ गुण आए, जिससे हम लोग अलग अलग होते हैं। फिर आपका दूसरा कारण होता है वातावरण। तीसरा आपका शिक्षा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पूछना क्या चाह रहा है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि हम लोग लिखेंगे किस तरीके से। देखिए इसका आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों के गुणों, क्षमताओं और व्यवहार में अंतर होना। इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है इसका वंशानुक्रम। शारीरिक और मानसिक गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं। दूसरा है आपका वातावरण। परिवार, विद्यालय और समाज व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तीसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और व्यवहार में अंतर उत्पन्न करती है। चौथा है आपका आर्थिक स्थिति। आर्थिक संसाधनों का प्रभाव विकास पर पड़ता है। पांचवा है आपका स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति का विकास अधिक अच्छा होता है। छठा है आपका रुचि एवं अभिप्रेरणा। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं। तो ये थे आपके प्रमुख जो कारण है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी एक बच्चे को किस तरीके से समझ आ रहा होगा, दूसरे को किसी तरीके से, तो सारे बच्चों को ध्यान में रख के उसे इस तरह की विधियाँ अपनानी चाहिए पढ़ाई की कि सब बच्चों को समान रूप से समझ आए। फिर आप क्या बात है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, स्मरण करने की विधियों पर प्रकाश डालिए। आंसर, स्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखी हुई बातों को याद रखता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करता है। शिक्षा में स्मरण का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसके बिना अधिगम अधूरा रहता है। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख स्मरण विधियां निम्नलिखित है। स्मरण विधियों में आपकी जो पहली विधि है वो है संपूर्ण विधि। इस विधि में पूरे पाठ या विषय को एक साथ पढ़ के याद किया जाता है। ये विधि आपकी तब लाभकारी होती है जब आपका पाठ छोटा हो और सरल हो, तभी आप एक साथ उनको याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका खंड विधि। इस विधि में पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर याद किया जाता है।
ये कठिन और बड़े पाठों के लिए उपयोगी होती है कि आपका बड़ा पाठ है, आपने उसको 4 भागों में कर लिया कि आज मैं इतना याद करूँगा, कल इतना, परसों इतना। तो ये है आपकी खंड विधि। तीसरी विधि है आपकी मिश्रित विधि। इसमें संपूर्ण और खंड दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले पूरे पाठ को पढ़ा जाता है, फिर कठिन भागों को अलग अलग याद किया जाता है। फिर आपकी चौथी विधि है पुनरावृत्ति विधि। बार बार अभ्यास और दोहराव द्वारा विषय को स्मरण किया जाता है। ये सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। फिर आपकी जो अगली विधि है वो है रटने की विधि। इसमें बिना अर्थ समझे बार बार पढ़कर याद किया जाता है। ये विधि स्थायी ज्ञान नहीं देती है, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप कभी न कभी भूल ही जाते हैं। फिर आपकी छठी विधि है तार्किक विधि। आप ये सारी विधि पढ़िएगा, क्योंकि ये लॉन्ग का आंसर है, लगभग आपको 2 से 3 पेज लिखना ही होगा, इसलिए आप पूरा अच्छे से देखिए। तार्किक विधि है आपके छठे नंबर की विधि। इस विधि में विषय को समझकर और तर्क के आधार पर याद किया जाता है। ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। सातवीं विधि है आपकी अभ्यास विधि। लगातार लिखने, बोलने और प्रयोग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब आप देखिए कि आप निष्कर्ष क्या लिखेंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता के अनुसार स्मरण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उचित विधियों के प्रयोग से अधिगम स्थायी और प्रभावी बनता है। मतलब कि जो टीचर है उसे समझना चाहिए कि ये बच्चा किस तरीके से याद कर सकता है, क्योंकि किसी किसी के रटने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और कोई कोई बिल्कुल भी रट नहीं पाता। कोई कोई छोटी छोटी चीज़ों को याद कर पाता है, कोई कोई बड़ी चीज़ों को। इसलिए टीचर को ध्यान में रख के कि ये बच्चा किस तरीके का है, उसी तरह की विधियाँ उसको बतानी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पिछड़े बालक को परिभाषित कीजिए और पिछड़ेपन के कारण बताइए। आंसर, पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु, कक्षा तथा सामान्य स्तर के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे बालक पढ़ाई में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। इसका कारण शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, सामाजिक या विद्यालयी समस्या हो सकती है। पिछड़ा बालक का मतलब ये है कि वो बच्चे जो अपनी उम्र के बच्चों से कम होते हैं, यानी कोई कोई बच्चा आपने देखा होगा सारे बच्चे 10 साल के एक क्लास में बैठे हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है। तो वही मतलब है पिछड़े बालक से कि कोई कोई बच्चा अब जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो बराबर प्राप्त नहीं कर सकता। भाई आपने देखा हो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट सब नहीं आ सकते, लेकिन कोई कोई बच्चा होता है उसके बहुत ही कम नंबर आते हैं, यानी वो बार बार फेल ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पिछड़ा बालक, ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक या विद्यालयी समस्याओं, उसके घर में अच्छा माहौल ना हो, उसका मानसिक विकास उतना अच्छे से ना हुआ, उसकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं पिछड़ेपन के कारण क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे पिछड़ेपन में रह जाते हैं वो किस लिए रह जाते हैं, यानी कि पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है क्या। तो पहला सबसे आपका शारीरिक कारक, कमजोर स्वास्थ्य, दृष्टि दोष, श्रवण दोष तथा शारीरिक बीमारी बालक को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट है इसमें मानसिक कारण भी हो सकता है। कम बुद्धि, कमजोर स्मरण शक्ति तथा मानसिक असंतुलन पिछड़ेपन के प्रमुख कारण में आते हैं। तीसरा आपका पारिवारिक कारण, घर का अशांत वातावरण, माता पिता की अशिक्षा तथा आर्थिक कठिनाइयां भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। चौथा आपका विद्यालयी कारण भी हो सकता है कि अनुचित शिक्षण विधियां, कठोर अनुशासन और शिक्षक का उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। फिर आपका अगला पॉइंट है इसमें सामाजिक कारण, बुरी संगति, सामाजिक भेदभाव तथा प्रेरणा की कमी भी बालक को पिछड़ा बना सकती है। अब आप देखिए कि जो पिछड़े बालक है उनमें सुधार किस तरीके से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाए। दूसरा आपका प्रोत्साहन और सहानुभूति दी जाए। तीसरा पॉइंट है रुचिकर शिक्षण विधियां बनाई जाए, कि यानी उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। फोर्थ पॉइंट है आपका परिवार और विद्यालय का सहयोग। अब आप देखिए कि आप इस पर निष्कर्ष क्या लिखेंगे। पिछड़े बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और उचित मार्गदर्शन आवश्यक है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आंसर, अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई में वृद्धि से है, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तनों से है। विकास आपका कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत देख लीजिए। पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। दूसरा आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। विकास निश्चित क्रम में होता है। बालक पहले बैठना सीखता है, फिर चलना और बाद में दौड़ना।
तीसरा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशेष क्रियाएं करता है। चौथा आपका है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हर बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। पांचवा आपका परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत है, विकास में परिपक्वता और सीखना दोनों का योगदान होता है। छठा आपका एकीकरण का सिद्धांत है, बालक धीरे धीरे विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। फिर आपका सातवां पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब आप निष्कर्ष देख लीजिए कि इसमें क्या लिखेंगे। इन सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक और अभिभावकों को बालक के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। अब आप आंसर देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह अध्यापक को विद्यार्थियों के व्यवहार, रुचि, क्षमता और मानसिक स्तर को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके आगे मैंने पॉइंट में आंसर लिखा है, क्योंकि लॉन्ग में जब भी आप पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देता है, क्योंकि वो थोड़ा अलग आंसर लगता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, पहला महत्व है आपका बालकों को समझने में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को समझने में सहायता देता है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षक विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुसार उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग होता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है आपका अनुशासन बनाए रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक प्रेम और सहानुभूति के आधार पर अनुशासन स्थापित कर सकता है। पांचवा पॉइंट है आपका मूल्यांकन में सहायता, ये शिक्षक को उचित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली अपनाने में सहायता देता है। छठा पॉइंट है आपका समस्याओं का समाधान, विद्यार्थियों की मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा संभव होता है। अब आप इसमें निष्कर्ष देख लीजिए कि क्या लिखेंगे। अतः शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसके ज्ञान से शिक्षण प्रक्रिया सरल, प्रभावशाली और बालक केंद्रित बनती है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 29 क्वेश्चन, जिसमें लघु भी थे, अतु लघु भी थे और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी थे। देखिए मैंने अभी अपने अनुसार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। अभी मैं एक बार और आपका सिलेबस चेक कर लूँगी, अगर उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो कल तक मैं एक क्लास और अपलोड कर दूँगी ऐसे आधे घंटे के, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। बाकी आप ये क्वेश्चन एक दो बार ज़रूर देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।